Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we shall continue with this lesson, the last lesson written by Alphonse Daudet. Now, this lecture starts with: After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsec, France, Alsec. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof of the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Now the vocabulary part. Round hand, large letters, बड़े अक्षर, यानी बड़े अक्षरों में जो लिखा जाता है उसको राउंड हैंड भी कहते हैं. Alsace, area of northeast France as Alsace-Lorraine. It was conquered by Germany in 1870 to 71 and France regained it in 1919. पूर्वोत्तर फ्रांस में एल्सस लॉरेन नामक भूभाग, जिस पर जर्मनी ने 1870 और 1871 में कब्जा कर लिया था और फ्रांस ने उसे पुनः वर्ष 1919 में स्वतंत्र करा लिया. फ्लोटिंग, होवरिंग इन द एयर, हवा में तैरते हुए. स्क्रैचिंग, स्ट्राइकिंग आउट विद अ पेन, कागज़ पर कलम के चलने से उत्पन्न आवाज़. बीटल्स, बम्बलबीज, भौरे. पिजन्स, कबूतर. अब इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है. व्याकरण के बाद हमारे लिए लिखने का अध्याय था. उस दिन एम हैमल ने हमारे लिए नई कॉपियों की व्यवस्था की, जिनके ऊपर सुंदर बड़े लेख में लिखा था फ्रांस अल्सस, फ्रांस अल्सस. वे छोटी पताकाओं के समान दिखाई देती थी जो स्कूल के कमरे में सर्वत्र तैर रहे थे. वे हमारे डेस्कों की चोटी के ऊपर एक छड़ से बंधे हुए थे. देखा जा सकता था कि सब लोग काम में जुटे थे और सर्वत्र पूर्ण शांति थी. केवल कागज़ पर कलम से लिखने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी. एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया. यहाँ तक कि जो सबसे छोटे लड़के थे उन्होंने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो मछली पकड़ने के कांटों की तलाश करने में लगे हुए थे, जैसे कि वह भी फ्रेंच हों. छत पर कबूतर बहुत धीमे धीमे गुटरगू कर रहे थे और मैंने अपने मन में सोचा, क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? कहने का आशय ये है यहाँ पर इस पैराग्राफ में कि मनुष्य के ऊपर तो आपने गुलामी की जंजीरें लगा दी, उनकी भाषा पर भी नियंत्रण अपना लगा दिया, पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन क्या पूरी प्रकृति पर आप पाबंदी लगा सकते हो?
ये जो पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, क्या सबको एक तरफ से जर्मन सिखाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। ये एक व्यंग्य था पर्शियन सरकार के अगेंस्ट में। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. Motionless, still, बिना हिले डुले, gazing, staring, टकटकी लगाकर देखना, fancy, delusion, सुखद कल्पना, walnut trees, अखरोट के पेड़, hopvine, हॉप नाम की एक बेल लता जिसके फल शराब को तीखा करने के काम आते हैं, twined, spiral round something, लिपट गए थे। अनुवाद इसका इस प्रकार है। जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता तो एम हैमल को अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे पाता। वे कभी एक चीज़ को एकटक देखते थे तो कभी दूसरी को, मानो वे अपने मस्तिष्क में बिठाना चाहते थे कि स्कूल के उस छोटे कमरे में वे चीज़ें कैसी प्रतीत हो रही हैं, एक सुखद कल्पना। वे 40 वर्ष तक इसी स्थान पर रहे। खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उनके सामने उनकी कक्षा उसी तरह थी, केवल डेस्क और बेंचें घिस कर चिकने हो गए थे। बगीचे में अखरोट का पेड़ कुछ लंबे हो गया था और हॉपवाइन जो उन्होंने स्वयं लगाई थी, खिड़की से लिपटकर छत पर चली गई थी। इस सब को छोड़ने पर उनका दिल टूट गया होगा। बेचारे एम हैमल ऊपर कमरे में वे अपनी बहन को अपने बक्सों में सामान पैक करते सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू चिल्ड्रन।